हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MEPS स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक का लेसन नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो बच्चों हमें जानना है कि सुरक्षा का क्या अर्थ है। सुरक्षा का अर्थ है खतरों से मुक्ति, खतरों से आज़ादी। ठीक है, हमारे जो जीवन है इसमें तो कई प्रकार के खतरे होते हैं और समाज में रहते हुए हमें समाज के नियमों का पालन करते हुए अनेक खतरों का सामना भी करना पड़ता है ना। जैसे उदाहरण लेते हैं, सड़क पर पैदल चलते हुए या फिर वाहन में जाते हुए तेज़ गति से जा रहे किसी वाहन की चपेट में आने से हमें चोट लग जाने का भय रहता है, जीवन का खतरा रहता है ना। या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन की बात कीजिए कि अगर कोई लाइन बिजली की आपूर्ति में कोई ख़राबी आ गई है तो उसे ठीक करने के लिए करंट जब ठीक करता है वो, तो उसे करंट लगने का भय बना रहता है ना बिजली कर्मचारी को। ऐसे ही वायुयान दुर्घटना या रेल दुर्घटना के खतरे भी सदा बने रहते हैं, लेकिन हम इन साधारण खतरों से मुक्ति के लिए तो साधारण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, सुरक्षा शब्द का प्रयोग तो नहीं कर सकते ना। सुरक्षा शब्द का क्या अर्थ है? सुरक्षा में केवल उन बातों और उन वस्तुओं से जुड़ा हुआ माना जाना चाहिए जो जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो, जिनसे, है ना, जीवन के केंद्रीय मूल्यों से खतरा हो और जिनको रोकने के लिए उपाय किए जाएं। दूसरे शब्दों में सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आज़ादी, परंतु उन्हीं चीज़ों से सुरक्षा हो, उन्हीं चीज़ों से जुड़ी सुरक्षा का विषय बनाया जाना चाहिए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुरक्षा की धारणा के बारे में। पहले बात करेंगे सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसमें बाहरी सुरक्षा के बारे में। ठीक है, इस धारणा से हमारा तात्पर्य ये होता है कि राष्ट्र सुरक्षा यानी कि देश की सुरक्षा से है। सुरक्षा की जो पारंपरिक अवधारणा है इसमें सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और इस खतरे का स्रोत कौन होता है? ये खतरा हमें किससे हो सकता है? किसी दूसरे मुल्क से होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर हमारे देश की या किसी भी देश की प्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा। इस धारणा से हमारा क्या अभिप्राय है? इस धारणा से तात्पर्य है कि देश के भीतर अंदरूनी खतरों से, जिसमें आपसी लड़ाइयाँ, गृह युद्ध, सरकार के प्रति असंतुष्टि हो, और इससे ये कहाँ होता है? अपने ही देश के लोगों से खतरा पैदा होता है इससे, तो है ना। अब बात करते हैं किसी भी देश के पास युद्ध की स्थिति में क्या विकल्प होने चाहिए। पहला तो यही कि बुनियादी तौर पर किसी भी देश के पास युद्ध की स्थिति के लिए 3 विकल्प होते हैं। पहला होता है बच्चों आत्मसमर्पण करना। क्या होता है? आत्मसमर्पण करना, यानी कि हार मान लेना। दूसरा होता है दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के मान लेना, कि बिना युद्ध किए ही दूसरे पक्ष की बात को मान लेना, या फिर युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बचाने के संकेत देना कि भाई इससे ये भी नाश होगा ताकि दूसरा देश है, जो दूसरा पक्ष है, वो सहम कर हमला करने से बाज आ जाए। तो अगर फिर भी युद्ध बन जाता है तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाए। या फिर तीसरा विकल्प होता है कि हमलावर को पराजित कर देना, हरा देना। हमारे पास कौन से विकल्प है? 3 है। या तो हम हार मान लें, या फिर युद्ध से होने वाले खतरों के बारे में उस देश को अवगत कराएं, है ना। और मान लीजिए वो नहीं मानता तो हमलावर को पराजित करना। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है अपरोध। अपरोध किसे कहते हैं? युद्ध में भला ही कोई सरकार आत्मसमर्पण कर देती है, लेकिन इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी भी प्रचारित नहीं करती है। इसका कारण क्या होता है? सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है,
क्या होता है, सुरक्षा नीति का संबंध होता है जो युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, ना कि किसी देश की बात को मानने से, जिसे क्या कहा जाता है, अपरोध कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों रक्षा। युद्ध को सीमित रखने या समाप्त करने का अर्थ होता है रक्षा। ठीक है। परंपरागत सुरक्षा नीति के जो तत्व हैं वो कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है बच्चों शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? कोई भी देश अपने ऊपर होने वाले संभावित युद्ध या अन्य खतरों के प्रति सदैव संवेदनशील रहता है और वह कई तरीकों से निर्णय ले या शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है। और इसके लिए वो क्या करता है? अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, आर्थिक और प्रौद्योगिकी शक्ति को बढ़ाता है, और तो और वो मित्र देशों से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या करता है? दूसरा आता है गठबंधन बनाना। बच्चों गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं सैन्य हमलों को रोकने या उसे रक्षा करने के लिए कदम उठाते हैं, और अधिकांश गठबंधनों को तो लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है, और ऐसे गठबंधनों के पास ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किसी से भी हो सकता है। किसी देश या गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश क्या करते हैं? गठबंधन बनाते हैं। ठीक है। पहले तो बच्चों आपको ये समझना कि गठबंधन कैसे किसे हैं। जब कोई 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर किसी तीसरे राज्य का विरोध करने के लिए आपस में मिल जाते हैं, तब कहलाता है कि उनका गठबंधन हो गया है। इसमें बच्चों कुछ संधि की व्यवस्था भी रहती है। ठीक है। इस तरह के करार में संधि की व्यवस्था भी रहती है। नेक्स्ट आता है बच्चों गठबंधन का आधार। कोई भी देश या गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन करते हैं, यानी कि अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए गठबंधन किए जाते हैं, और ये गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय हित बदल जाने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। आई होप बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।